हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अपने क्वेश्चन पेपर हल करेंगे इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के। कल के दिन में 35 क्वेश्चन सोल्यूशन कर दिए थे। 6 नवंबर 2016 का क्वेश्चन पेपर है। काफी क्वेश्चन प्रीवियस जो क्वेश्चन करवाए हैं उनसे मैच कर रहे हैं, इसीलिए थोड़े सीधे तरीके से चलेंगे जिससे कि नए लेवल के जो पेपर हैं उनको सोल्यूशन कर पाएंगे। चलते हैं जल्दी से। चैनल के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, सपोर्ट कीजिए यूट्यूब चैनल को। बिना टाइम खराब किए चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। थर्टी फाइव नंबर क्वेश्चन है। अवरोध के रंग सूत्र में क्रमांक 8 किसका प्रतिनिधित्व करता है? ग्रे का करता है। देख लिया था सुबह क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन, 750 वाट की तुलना में 1000 वाट की स्त्री का अवरोध के क्या होगा? अवरोध मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा? दोनों की वोल्टेज रेटिंग मानते हैं, दोनों हीटर जो है 250 वोल्टेज की है। ओके, तो रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए वी स्क्वायर अपन में पी के द्वारा ज्ञात करेंगे। वोल्टेज है अपने पास 250 गुणा 250 अपन में 750 वोल्ट इज इक्वल्स टू, दूसरा हीटर है 250 गुणा 250 अपन में 1000 वाट, दोनों 1000 वाट के हैं। तो करते हैं डिवाइड। 250 अपन में 250 को 750 काटा 3 बार और 3 को किया, ये आता है 81 के आसपास। और 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 2, 5 से काटा 5, 5 से काटा 2 बार और 25, 5 125 अपन में 2, ये 62.5 के आसपास आ रहा है। तो इसके अंदर क्या है कि जो हाई पावर का जो हीटर है उसका रेजिस्टेंस लो है और जो लो वाट का है उसका रेजिस्टेंस हाई है। तो 750 की तुलना में 1000 वाट का 750 की तुलना में 1000 वाट की स्त्री का अवरोध क्या होगा? तो कम होगा, लेस देन रहेगा, क्योंकि जिसकी पावर रेटिंग कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो और दूसरी का पावर ज्यादा रेटिंग है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो 1000 वाट की स्त्री का जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 37। 2012 में ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है। 20 ओम के विरोध में से 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कितनी पावर कंजप्शन होगी, कितनी शक्ति खपत होगी? पावर के लिए अपने फॉर्मूला यूज में लेते हैं वोल्टेज गुणा धारा, या लेते हैं वी स्क्वायर अपॉन में आर, या यूज में लेंगे आई स्क्वायर आर। अब जो रेजिस्टेंस रहता है कंडक्टेंस के व्युत्क्रम रहता है। अब यहाँ पर वी स्क्वायर अपॉन में आर है तो यहाँ पर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर गुणा जी कंडक्टेंस, और यहाँ पर आई स्क्वायर अपॉन में जी। ये फॉर्मूला अपने यूज कर सकते हैं जो वैल्यू अपने पास मौजूद हो। अभी पास धारा और रेजिस्टेंस है तो आई स्क्वायर आर लेंगे। 100 का 10 का वर्ग होगा 100 गुणा 20, अपने को किलो वाट में चाहिए तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी और पीछे बचा 2, तो 2 किलो वाट का पावर कंजप्शन करेगा। ऑप्शन नंबर इज इक्वल्स टू डी। 38 नंबर क्वेश्चन, वोल्टेज ड्रॉप क्या है? व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप? अधिकतम पोटेंशियल है, अधिकतम क्षमता है? नहीं। दो अंक के बीच क्षमता में अंतर, बिल्कुल सही। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन भी। एक सर्किट के अंत में वोल्टेज, नहीं। वोल्टेज एक सोर्स स्रोत द्वारा उत्पादित, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने पास बी।
वोल्टेज ड्रॉप किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में जो वोल्टेज खपत होती है उसे वोल्टेज ड्रॉप कहा जाता है। एक किलोवाट 250 वोल्ट के 4 हीटर को किस क्रम में लगाने से अधिकतम उष्णता प्राप्त होगी? तो इसका पूरा सॉल्यूशन देखते हैं अपने। 250 वोल्टेज है, 1 किलोवाट का हीटर है। तो ये दो अपने हीटर जोड़ दिए सीरीज के अंदर। ये दो हीटर जोड़ दिए अपने पैरेलल्स के अंदर। दो रेजिस्टेंस ही मान रहे हैं, अपने रेजिस्टेंस मान के सॉल्यूशन करेंगे, फिर उसका डायरेक्टली आंसर देखेंगे। ये भी 1 किलोवाट का है, ये भी 1 किलोवाट का है। जितना ही वो अपने श्रेणी की तुलना में पैरेलल्स में देख रहे हैं, तो सीधे दो हीटर लेते हैं, एलिमेंट्स लेते हैं, रजिस्टर, कैलकुलेशन के लिए छोटी संख्या से लेंगे। इसका 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका 10 ओम का रेजिस्टेंस है और इसका 10 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर जो वोल्टेज है अपने पास 10 वोल्टेज है, 10 नहीं चलो 20 वोल्टेज मान लेते हैं। और यहाँ पर जो वोल्टेज है ये भी 20 वोल्टेज ही है। अब सीरीज सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है? आर टी इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। और पैरेलल्स के अंदर जो रेजिस्टेंस रहता है 1 अपॉन में आर टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। यह अपने यूज करते हैं आर टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 R1 प्लस 1 अपॉन में 1 R2। आपको शो नहीं करा तो देख लो एक बार। दोनों का अपने 10-10 ओम का रेजिस्टेंस माना है, तो सीरीज के अंदर हो गया 20 ओम का रेजिस्टेंस। 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। और पैरेलल्स के अंदर क्या होगा? 1 अपॉन में 10 प्लस 1 अपॉन में 10। सोल्यूशन इसका नीचे 10 का एलसीएम लेंगे, 10 का एलसीएम आएगा 10। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। और इस 10 को ऊपर लेके जाएंगे एलसीएम को, तो 10 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 5 ओम का रेजिस्टेंस प्राप्त होगा। धारा ज्ञात करते हैं। धारा इसके अंदर आएगी V अपॉन में R रहती है। वोल्टेज अपने पास 20 वोल्टेज, रेजिस्टेंस भी 20 ओम का है, तो धारा आ जाएगी 1 एम्पियर। 1 सेकेंड। धारा आएगी 1 एम्पियर और यहाँ पर आएगी अपने पास धारा की वैल्यू होगी 20 अपॉन में 5, तो 4 एम्पियर। 4 एम्पियर आ जाएगी। पावर ज्ञात करने के लिए पावर का फॉर्मूला रहता है आई स्क्वायर आर। तो धारा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 गुणा रेजिस्टेंस आ गया अपने पास, टोटल कितना है? टोटल रेजिस्टेंस है अपने पास 20 ओम का, इज इक्वल टू टोटल पावर कंजप्शन कितनी होगी? 20 वाट की। और यहाँ पर देखेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे आई स्क्वायर आर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 गुना 5, 16 5 80। सेम दो रेजिस्टेंस के सेम वाटेज क्षमता के दो अपने पास हीटर है, रेजिस्टेंस मान रहे हैं। सीरीज के अंदर सेम वैल्यू सेम वोल्टेज होने के पश्चात 20 वाट की पावर कंजप्शन, जबकि पैरेलल्स में 80 वाट की पावर कंजप्शन कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? पैरेलल्स में प्रत्येक टर्मिनल जो या प्रत्येक कंपोनेंट्स माने या प्रत्येक आप बल्ब मानो या हीटर मानो, उसके टर्मिनल्स के ऊपर सेम वोल्टेज है और उस एलिमेंट्स का रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे धारा आएगी। तो उसके रेजिस्टेंस के हिसाब से अलग अलग प्रकार से अलग अलग धारा ले सकते हैं और आई स्क्वायर आर अपने पास पावर रह जाएगी। अलग धारा अलग पावर,
जबकि सीरीज सर्किट के अंदर धारा का मान समान रहता है और सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस के तुल्य प्रत्येक प्रत्येक एलिमेंट्स के योग के तुल्य टोटल रेजिस्टेंस रहता है। तो टोटल वोल्टेज अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस करेंगे तो धारा का मान काफी डिक्रीज होगा, कम होगा, न्यूट्रलाइज नहीं डिक्रीज होगा। तो धारा का मान डिक्रीज, तो आई स्क्वायर तो सब में सेम रहेगा। आर जो लो वाट का लैंप होगा या कोई लो वाटेज का दो लैंप होगा या हीटर माने, जो भी आप एलिमेंट मानो, तो उसका रेजिस्टेंस हाई, तो जो कम वाट का होगा वो सीरीज में अधिक पावर देगा। पैरेलल्स में ऐसा नहीं होता है। पैरेलल्स में वोल्टेज सेम मिलने पर एलिमेंट्स अपनी आवश्यकता के अनुसार सर्किट से पावर ले सकता है, जबकि सीरीज में ऐसा नहीं होता। इसीलिए श्रेणी की तुलना में पैरेलल्स में अपने पास ज्यादा पावर कंजप्शन करेगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी नहीं होगा, अपने पास ऑप्शन होगा बी। ने तो दो को पहले सीरीज में लगा दिया और बाद में कर दिया उनको पैरेलल, ना पहले पैरेलल कर दिया और बाद में सीरीज में कर दिया, तो कोई ऐसा करने से इफेक्ट नहीं पड़ता। क्वेश्चन का उत्तर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 40, एक 3 कोर तांबे की वाहक केबल में हरा रंग क्या शो करता है? हरा कलर जो है वो न्यूट्रल्स को शो करेगा, ग्रीन ग्राउंड को शो करता है। अगर ग्राउंड के लिए अपने पास हरा तार नहीं है तो कई बार पीले कलर को भी यूज में ले लेते हैं। न्यूट्रल्स के लिए ब्लैक कलर होता है मैक्सिमम। फेज के लिए रेड कलर बताते हैं, जबकि 3 फेज में 3 फेज होते हैं तो आर वाई बी भी यूज में लेते हैं। आर वाई बी लेंगे कलर आर वाई बी है तो इसके अंदर बी, तो अब येलो आपको बताया तो पीला आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो अगर हरा कलर नहीं है तो अर्थिंग के लिए पीले कलर को यूज में ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 40 नंबर का हो जाएगा सी। 41 नंबर क्वेश्चन, एसी विद्युत परिपथ का पावर फैक्टर कैसे दर्शाया जाता है? प्योर पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट इज गिविंग बाय अवरोध अपॉन में इम्पीडेंस, वास्तविक शक्ति अपॉन में आभासी शक्ति, किलो वाट अपॉन में किलो वोल्ट एम्पियर्स, या इनमें से सभी। जो अपने पास पावर फैक्टर रहता है, अपने पास एपरेंट पावर रहती है, आभासी शक्ति, आभासी जो शक्ति रहती है ये वोल्टेज गुणा धारा रहता है, और जो रियल पावर रहती है वास्तविक शक्ति, ये होती है वोल्टेज गुणा धारा गुणा कोस फाई। कोस फाई का मान रहता है वोल्टेज और धारा के मध्य जो कोण का कोसाइन रहता है उसे अपने कोस फाई कहते हैं या पावर फैक्टर कहते हैं। और यहाँ पर रिएक्टिव पावर की बात करें, रिएक्टिव शक्ति एक इस प्रकार की शक्ति होती है जो दोनों दिशाओं में चल सकती है। रिएक्टिव पावर के लिए फॉर्मूला रहता है वोल्टेज गुणा धारा गुणा साइन फाई। वोल्टेज गुणा धारा गुणा साइन फाई। अब आप कहोगे सर साइन फाई का मान कैसे आएगा? साइन फाई ज्ञात करने को तो कर सकते हैं, लेकिन और भी फॉर्मूला से आपको बताता हूँ। पावर फैक्टर अगर अपने पास मौजूद हो तो साइन फाई की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? तो वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है इंटीग्रल प्रोडक्ट साइन फाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अपने को साइन स्क्वायर की साइन की वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन से स्क्वायर हटाएंगे तो 1 माइनस
कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट लग जाएगा, साइन फाई की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। तो चलते हैं इसके अंदर। रेजिस्टेंस अपॉन में इम्पीडेंस जो रहता है पावर फैक्टर के मान को शो करेगा, आर अपॉन में जेड, रियल पावर अपॉन में एपरेंट पावर भी पावर फैक्टर को शो करेगा, किलोवाट अपॉन में केवी भी पावर फैक्टर की वैल्यू को शो करता है। वैसे भी वोल्टेज गुणा धारा गुणा कोस फाई अपॉन में वोल्टेज गुणा धारा को कटेंगे तो वोल्टेज गुणा धारा से धारा और कोस फाई का वैल्यू बच जाएगी। वैसे भी पिछले लेक्चर्स में मैंने वोल्टेज ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल, एडमिटेंस ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल समझाए हैं। देखना पिछले जो लेक्चर हैं उनको देखना, आपको पूरा समझ आएगा। फिर भी ना समझ आए तो फिर एक दोबारा देखना, अन्यथा आपको दोबारा कोई एक लेक्चर बनाएंगे जिसके अंदर समझा देंगे पूरा। इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व कैसे नापा जाता है? द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज मेजरमेंट बाय। विशिष्ट जो ग्रेविटी रहती है इसको हाइड्रोमीटर के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है, बोरोमीटर के द्वारा गहराई को मापा जाता है, लेक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता को, सेल टेस्टर और हाइड्रोमीटर रहता है हाई ग्रो मीटर के द्वारा अपने आर्द्रता मापते हैं। आर्द्रता को मापते हैं। अगर और साथ में बैटरी अगर डिस्चार्ज कंडीशन में है तो विशिष्ट ग्रेविटी रहेगी 1.110 से लेकर 1.130 के मध्य रहती है। हाफ चार्ज होगी तो 1.210 से लेकर 1.230 के मध्य रहेगी। अगर फुल चार्ज अपने पास बैटरी है तो इसके लिए 1.280 से लेकर 1.300 के मध्य विशिष्ट ग्रेविटी रहेगी इलेक्ट्रोलाइट की। क्वेश्चन नंबर 43, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या दर्शाता है? जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है क्या बढ़ाता है? स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर है ये वोल्टेज को बढ़ाता है, वोल्टेज के आधार पर ही कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन होगा वोल्टेज को कम करेगा, स्टेप अप है वो वोल्टेज को स्टेप अप करेगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ाएगा तो धारा का मान डिक्रीज होगा, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग रहती है उसकी वोल्ट एम्पियर जो रहता है वो सेम रहता है। इसीलिए कहते हैं कि वोल्टेज बढ़ेगी तो धारा के मान को कम होना होगा, धारा का मान अधिक होगा तो वोल्टेज को कम होना होगा। इसीलिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा का मान कम होगा क्योंकि वोल्ट एम्पियर जो है वो सेम रहना होगा। पावर, सेम पावर को लो या हाई वोल्टेज के ऊपर ट्रांसफार्मर ट्रांसफर करता है, फ्रिक्वेंसी भी किसी प्रकार से चेंज नहीं करता। इसीलिए क्वेश्चन का आंसर रहेगा अपने पास ए। क्वेश्चन नंबर 44, डीसी विद्युत में कितनी आवृत्ति होती है? डीसी की 0 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी रहती है, कोई फ्रिक्वेंसी होती नहीं है। भारत की मानक फ्रिक्वेंसी की बात करें तो 50 हर्ट्ज आ गई, प्लस माइनस 3% का वेरिएशन कह सकते हैं, यानी कि 48.5 हर्ट्ज से लेकर 51.5 हर्ट्ज से ज्यादा इसमें फ्लक्चुएटिंग ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। 48.5 से कम नहीं होना चाहिए और 51.5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए फ्रिक्वेंसी। ओके, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो उनमें 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी रहती है और जैसे ही फ्रिक्वेंसी का मान बढ़ता है तो वोल्टेज का मान कम होता है। ट्रांसफार्मर में भी ऐसा ही होता है। अल्टरनेटर्स जो रहते हैं उनके अंदर बात करें तो वैसे यूरोपियन कंट्री की बात करी तो उनमें फ्रिक्वेंसी बढ़ी तो वोल्टेज का मान कम हो गया। क्वेश्चन नंबर 45, चार्जिंग के दौरान लेड एसिड बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति क्या होती है? अभी आपको पिछले 2-3 क्वेश्चन पहले ही आपको बताया था। भी डिस्चार्ज कंडीशन में होगी तो 1.1
110 से लेकर 1.130 के मध्य रहती है। हाफ चार्ज के अंदर 1.210 से लेकर 1.230 के मध्य रहती है। फुल चार्ज के अंदर 1.280 से लेकर 1.300 के मध्य रहती है। जैसे जैसे चार्ज हो रही है तो विशिष्ट ग्रेविटी बढ़ रही है, गाढ़ा हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट, और इसे हाइड्रोमीटर के द्वारा मेजरमेंट करते हैं। विशिष्ट घनत्व हाइड्रोमीटर्स के द्वारा मेजरमेंट करते हैं। जैसे जैसे चार्ज होगा इसकी स्थिति स्ट्रांग होगी। ऑप्शन नंबर ए। साथ में बैटरी के अंदर जो अपने इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, इसके अंदर पानी की मात्रा 3 रहती है, और एसिड जो रहता है इसकी वैल्यू रहती है 1। 3:1 के अंदर मिलाते हैं, जिसके कारण जो इसकी एक्टिवेशन जो क्रिया रहती है, या जो इसमें जो एक्शन रहता है, ये क्रिया कितनी तेज क्रिया से हो या धीरे हो, तो इसको नियंत्रण करने के लिए, इसकी क्रिया को स्लो करने के लिए इसके अंदर एसिड डाला जाता है। एसिड के अंदर पानी डाला जाता है 3:1 के अंदर। बैटरी फुल चार्ज होगी लेड एसिड, तो इसके अंदर पॉजिटिव जो प्लेट रहेगी इसका कलर रहेगा डार्क चॉकलेट। डार्क मतलब भारी, भूरा रहेगा। और नेगेटिव प्लेट का कलर रहेगा, नेगेटिव प्लेट का कलर रहेगा ग्रे। ओके, स्लेटी कलर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46। किस तरह का फॉर्म फैक्टर निम्नतम होता है? फॉर्म फैक्टर की बात करें, पूरा ही समझाता हूं आपको यार। सबसे पहले बात करते हैं साइन वेव की। स्क्वायर वेव, शॉटूथ वेव, और हाफ वेव, या हाफ रेक्टिफाइड वेव भी कह सकते हैं अपने इसको। साइन वेव जो रहती है, साइन वेव के अंदर आरएमएस वैल्यू रहती है 0.707, औसत मान रहता है 0.637, और जो फॉर्म फैक्टर रहता है 1.11 रहता है। आरएमएस अपॉन में औसत मान का अनुपात रहता है, और पीक फैक्टर 1.414 रहता है। स्क्वायर जो वेव रहती है इसके अंदर आरएमएस वैल्यू इकाई, एवरेज वैल्यू इकाई, फॉर्म फैक्टर इकाई, पीक फैक्टर इकाई रहता है। शॉटूथ वेव के अंदर फॉर्म आरएमएस वैल्यू रहती है 0.577, आरएम एवरेज वैल्यू रहती है 0.501 के मध्य, और जो पीक फॉर्म फैक्टर रहता है 1.15, पीक फैक्टर रहता है 1.732, यानी कि √3 के तुल्य। और हाफ वेव के अंदर रहता है आरएमएस वैल्यू 0.5, और इसके अंदर बात करें अपने पास औसत मान रहता है 0.318 कह सकते हैं अपने, और फॉर्म फैक्टर रहता है 1.57, और जो पीक फैक्टर रहता है इसकी वैल्यू रहती है 2। साइन वेव के अंदर आरएमएस वैल्यू 0.707, औसत मान 0.637, फॉर्म फैक्टर 1.11, और जो पीक फैक्टर रहता है 1.414। स्क्वायर वेव के अंदर आरएमएस 1, औसत मान 1, इकाई 1, और पीक फैक्टर भी 1 रहता है इकाई के तुल्य। शॉटूथ वेव के अंदर आरएमएस वैल्यू 0.577, औसत मान 0.501, फॉर्म फैक्टर 1.15, पीक फैक्टर 1.732। हाफ वेव के अंदर
RMS मान 0.5, औसत मान 0.318, फॉर्म फैक्टर 1.57, पीक फैक्टर का मान 2 रहता है। तो देखते हैं अपने क्वेश्चन 46 नंबर। तो इसके अंदर स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म है, साइन वेव है, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है, आयताकार रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म की बात करते हैं। तो आप बताओ किसके अंदर फॉर्म फैक्टर की वैल्यू न्यूनतम रहती है। सब आपके सामने लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी बता देना आप। इसकी वैल्यू रहती है ए। वर्गाकार जो रहेगा अपने पास, इसका फॉर्म फैक्टर न्यूनतम होता है, न्यूनतम कितना, 1। क्वेश्चन नंबर 47। पावर ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग किस लिए होता है। ताल लिखा हुआ है नीचे, ऑयल इज यूज्ड इन ए पावर ट्रांसफार्मर फॉर। बताओ भी किस लिए यूज होता है। ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला या हिलने चलने वाला कोई पार्ट नहीं होता, कोई फ्रैक्शन नहीं होती, तो लुब्रिकेशन की तो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कोई उद्देश्य की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर में जो ऑयल रहता है, इसको यूज किया जाता है कूलिंग सिस्टम के लिए। कूलिंग के साथ साथ इंसुलेशन भी प्रोवाइड करवाता है रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस की बजाय अपने रेजिस्टेंस के साथ साथ कूलिंग के साथ साथ अपने को अवरोध रेजिस्टेंस, नो पर्पज लुब्रिकेशन। बताओ भाई, बी एंड सी दोनों होंगे क्या। कूलिंग के साथ साथ इंसुलेशन प्रोवाइड करवाता है। अब इंसुलेशन क्या होता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। रेजिस्टेंस की बजाय अगर इंसुलेशन लिखा होता तो बेटर मानते, इसीलिए बी ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे, सी को ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे, ओनली बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48। सिलिका जेल ब्रीदर इज यूज्ड इन। सिलिका जेल का ब्रीदर में, सिलिका जेल ब्रीदर का किस में होता है। लैंग्वेज जोरदार है इसकी। 48 नंबर क्वेश्चन बताओ, सिलिका जेल ब्रीदर इज यूज्ड इन। सिलिका जेल ब्रीदर का उपयोग किसमें किया जाता है। क्या डीसी मोटर में, या डीजी सेट में, या एलटी पैनल में, या ट्रांसफार्मर में इसका यूज किया जाता है। सिलिका जेल और ब्रीदर का उपयोग सिलिका जेल का कहते हैं। तो सिलिका जेल तो आजकल जो मॉइस्चराइजेशन सिलिका जेल का यूज होता है, जो नमी को अवशोषण करता है। सिलिका जेल नमी को ऑब्जर्व कर लेती है। जब सिलिका जेल का कलर, सिलिका जेल की बात करें तो सिलिका जेल स्टार्टिंग में न्यू कलर रहेगा, इसका नहीं होती है, तो इसका कलर रहेगा नीला। न्यू से नीला याद रखना। और नमी सूखने के बाद में हो जाता है हल्का गुलाबी। हल्का गुलाबी कहेंगे या कहेंगे सफेद कलर रहता है। ओके, तो सिलिका जेल नमी ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद में इसका कलर हल्का गुलाबी या सफेद हो गया, तो अब इसको रीन्यू करने के लिए 150 से 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। 150 डिग्री सेल्सियस से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। अगर अपने पास सिलिका जेल ही नहीं है ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में रखने के लिए, तो अपने यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड ClCa3, ClCa3 कैल्शियम क्लोराइड। ओके, अभी अपने पास उत्तर हो जाएगा ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 49। DOL स्टार्टर कहां तक उपयोग किया जाता है। अप टू 5 HP, 10 HP, 15 HP, या 25 HP। DOL स्टार्टर जो रहता है, DOL स्टार्टर, इसका यूज 5 HP तक किया जाता है, वो भी सिक्वरल केज मोटर के अंदर। अगर बात करें डबल केज ड्यूल
स्क्विरल केज अपने पास मोटर है तो ये 1.5 किलोवाट तक यूज की जाती है। 1.5 किलोवाट तक यूज करेंगे ड्यूल स्टार्टर को। और ड्यूल स्टार्टर के अंदर दो केज रहती है, एक तो इंटरनल इनर केज और एक रहती है आउटर केज। इनर जो केज रहती है, सबसे पहले आउटर केज की बात करते हैं। आउटर केज के अंदर रेजिस्टेंस हाई और जो रिएक्टेंस रहता है इसका मान लो रहता है। इनर केज का रेजिस्टेंस लो होता है और रिएक्टेंस हाई रहता है। अब दोनों में चेंज क्या है, आउटर केज बना होता है हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल के द्वारा, इनर केज लो रेजिस्टिविटी मटेरियल के द्वारा। आउटर केज की बात करें तो ये ब्रास से बना रह सकता है, ब्रास मतलब पीतल के द्वारा, और इनर केज कॉपर का रहेगा। ओके, आउटर केज ये स्टार्टिंग के अंदर यूज होता है। स्टार्टिंग के अंदर में एक सेकंड ये डिलीट कर देते हैं यार। आउटर जो केज रहता है, स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर क्या होता है कि रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी रहता है, तो इनर केज के अंदर हाई रिएक्टेंस रहेगा, क्योंकि रिएक्टेंस के लिए रहता है एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एक्सएल ज्यादा, तो स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर इनर केज का हाई रिएक्टेंस रहता है जिसके कारण करंट फ्लो नहीं करेगा। आउटर केज के अंदर हाई रेजिस्टेंस मिला। अगर सिक्वेंशियल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस मिल रहा है तो क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू हाई हो जाएगी। स्टार्टिंग टॉर्क रेजिस्टेंस के बढ़ने से हाई होगा। जैसे जैसे मोटर गति करेगी तो रोटर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज तो एक्सएल का मान भी डिक्रीज। जैसे जैसे रिएक्टेंस कम होगा तो इनर कोर से करंट फ्लो करेगा, आउटर कोर के अंदर हाई रेजिस्टेंस के कारण करंट फ्लो नहीं करेगा। इसीलिए स्टार्टिंग में आउटर कोर, रनिंग कंडीशन में इनर कोर का यूज किया जाता है। ओके, तो डीएल स्टार्टर के अंदर अपने को अप टू 5 एचपी नहीं करेंगे, ओनली 5 एचपी तक यूज मानेंगे। 5 एचपी तक मोटर को स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग में ही हाई वोल्टेज प्रोवाइड करवाता है। स्टार्टिंग कंडीशन में पूर्ण प्रवर्तन वोल्टेज देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 अधिभार रिले किसको नियंत्रित करता है? ओवरलोड रिले इज यूज टू लिमिट द वोल्टेज को करेगा, करंट को करेगा, वोल्टेज विद्युत प्रवाह दोनों को और फ्रीक्वेंसी को। ओवरलोड रिले किसको नियंत्रण करता है? करंट को करता है भाई। ओवरलोड करंट के कारण ही होती है। क्वेश्चन नंबर 51, जब महार का कांटा शून्य कद करीब हो तो नापा गया अवरोध। When the pointer of measure read close to zero, the resistance being measurement is close to zero। जीरो नहीं है, जीरो टू क्लोज, जीरो के करीब है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो स्मॉल होगी, इज नॉट फॉल्टेड। ओके, when the pointer of a measure read close to zero, the resistance being measurement of। रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, रेजिस्टेंस वेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू रहेगी, स्मॉल वैल्यू रहेगी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, पूरा शून्य से काफी हाई वैल्यू दर्शाता तो हाई रेजिस्टेंस रहता। क्वेश्चन नंबर 52, काफी क्वेश्चन मैच कर रहे हैं पिछले जो क्वेश्चन पेपर करवाए। चार 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, समकक्ष कैपेसिटर क्या होगा? अभी स्टार्टिंग में पहले 36 या 37 नंबर क्वेश्चन के आसपास था
सीरीज और पैरेलल दोनों संबंध बताए थे आपको। तो 52 नंबर देखते हैं। 4 कैपेसिटर हैं, श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। ओके, तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा? इसके अंदर क्या जो कैपेसिटेंस की वैल्यू रहती है, कैपेसिटेंस क्रॉस सेक्शन, जो प्लेट का क्षेत्रफल रहता है, क्षेत्रफल के समानुपाती होता है कैपेसिटेंस। ई गुणा ए डिवाइड बाई डी। ई रहता है यहाँ पर, ई नोट की वैल्यू रहती है, ई नोट ई आर भी कह सकते हैं, ई नोट ई आर। ई नोट की जो वैल्यू रहती है अपने पास 8.854 विद्युतशीलता, वायु की विद्युतशीलता है 8.854 गुणा 10 की पावर -12 फेरेड पर मीटर में मेजरमेंट करते हैं इसको। और ई आर जो है रिलेटिव परमिटिविटी है, किसी डाइलेक्ट्रिक संधारित्र की धारिता और वायु डाइलेक्ट्रिक संधारित्र की धारिता का जो रेशियो रहता है उसे ही परम विद्युत रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो जो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है वो क्षेत्रफल के समानुपाती है, और बीच में जो डिस्टेंस है डाइलेक्ट्रिक भरा गया है उसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसीलिए प्रत्येक कैपेसिटर है, इसके अंदर सीरीज में लगाने से उनका जो एरिया है, प्लेट का जो क्षेत्रफल है, के समानुपाती होगा। तो सीरीज के अंदर प्लेट का क्षेत्रफल नहीं बढ़ रहा। देखो आप, प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो सेम है, श्रेणी में आ गया इंसुलेशन आ गया, फिर श्रेणी में आ गया इंसुलेशन आ गया। तो इसी कारण क्षेत्रफल नहीं बढ़ रहा प्लेट का। जबकि बीच में इंसुलेशन, C1 कैपेसिटर का इंसुलेशन, C2 कैपेसिटर का इंसुलेशन, इंसुलेशन की मोटाई विड्थ बढ़ रही है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसीलिए सीरीज में आपको बताया था भी कैपेसिटेंस Ct ज्ञात करने के लिए 1 अपॉन में Ct करें, तो 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 करेंगे। अगर ये सीधा Ct लिखें टोटल कैपेसिटेंस, तो 1 अपॉन में 1C1 प्लस 1 अपॉन में 1C2 करेंगे। तो यहाँ पर 4 कैपेसिटर है, उनको श्रेणी में लगाया गया है। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा? तो यहाँ पर Ct लगाते हैं फॉर्मूला 1 अपॉन में 1 2, सभी की सेम वैल्यू है तो लिख देंगे। पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम की वैल्यू आएगी 2, 2 को डिवाइड करेंगे 1, फिर 2 को डिवाइड करेंगे, फिर 2 को डिवाइड करेंगे और आ जाएगा अपने पास 1। यानी कि अब 2 की वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे 1 के गुण में, तो ये अपने पास वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन में 4.5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस की वैल्यू रहेगी। एक ये फॉर्मूला होगा, दोनों सेम ही है। वो C1 की जो वैल्यू है उनका एलसीएम लेकर ऊपर भेज देंगे, और जिसके कारण जो अपने पहले भाग किया था उसको योग करके डिवाइड कर देंगे उसको। जबकि ये 4 कैपेसिटर पैरेलल्स में होते तो इंसुलेशन की जो विड्थ थी वो सेम रहती, जबकि प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ता, जिसके कारण कैपेसिटेंस बढ़ जाता। 2 गुणा 4 8 माइक्रोफेरेड का हो जाता टोटल कैपेसिटेंस। अभी अपने पास 0.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53। एक मादर आमतौर पर है, ए मेगर इज यूजुअली मूविंग कॉइल को यूज करता है। मेगर के अंदर 2 पीसी होती है, एक करंट कॉइल रहती है। क्वेश्चन नंबर 54। वेरिएबल रेजिस्टेंस और कौन से वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है? या थिन फिल्म होता है, या वायर बाउंड होता है, या थिक फिल्म होता है, या ऑल ऑफ अबोव है? तो वायर बाउंड जो रेजिस्टेंस है अपने पास, ये प्रकार का होता है, वायर बाउंड प्रकार का रेजिस्टेंस रहता है। इसके अंदर कार्बन रेजिस्टेंस की बात करें, कार्बन के अंदर फिक्स्ड रहेगा, फिक्स्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस रहता है, और वेरिएबल भी रहता है। वेरिएबल और वायर बाउंड की बात करें, इसमें फिक्स्ड वैल्यू रहेगी।
और एक रहेगा वेरिएबल। वेरिएबल तो फिक्स्ड मान का जो रहता है इसका 1 ओम से लेकर 20 मेगा ओम 20 मेगा ओम तक रेजिस्टेंस रहेगा। वेरिएबल मान का है इसका 100 ओम से लेकर 5 मेगा ओम तक रहेगा। वायर बाउंड है, फिक्स्ड वैल्यू रहेगी इसकी 0.1 से ओम से लेकर 50 किलो ओम तक। वेरिएबल प्रकार का है, इसका रहेगा 5 से लेकर 5 किलो ओम तक। ये वैल्यू याद रख लेना, क्वेश्चन पेपर में काफी बार आती है। कार्बन का फिक्स्ड वैल्यू है तो 1 से 20 मेगा ओम, वेरिएबल है 100 से लेकर 5 मेगा ओम, वायर बाउंड फिक्स्ड है 0.1 से लेकर 50 किलो ओम, वेरिएबल है 5 से 5 किलो ओम तक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस टाइम अपने पास। क्वेश्चन नंबर 55, प्रतिरोधक सबसे अधिक सटीकता से मापा जा सकता है। द रेजिस्टेंस कैन बी मेजरमेंट मोस्ट एक्यूरेटली बाय। रेजिस्टेंस मापने के लिए 3 प्रकार के रेजिस्टेंस रहते हैं। वैल्यूज की बात करें तो आपको पूरा कंप्लीट सोल्यूशन करवाता हूँ। लो रेजिस्टेंस रहते हैं, मीडियम मान का रहेगा और हाई प्रकार का रहेगा। ओके, लो की वैल्यू रहती है 1 ओम या 1 ओम से कम। मीडियम जो है इसका 1 ओम से 100 किलो ओम। हाई की जो वैल्यू है वो 100 किलो ओम से ज्यादा। अब कहोगे भी 100 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस आता है, अगर क्वेश्चन में आ गया 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, कौन सा है, मीडियम है या हाई है, तो 100 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है वो मीडियम रेजिस्टेंस है, क्योंकि हाई के अंदर लिखा है 100 से ज्यादा, न कि 100 किलो ओम। ओके, तो मेजरमेंट करने के मेथड बताता हूँ। वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर मेथड, केल्विन, ड्यूल ब्रिज, पैरेलल ओम मीटर। पैरेलल जो अपने पास ओम मीटर रहता है उसके अंदर लेफ्ट साइड राइट साइड रहेगा 0 और लेफ्ट साइड रहता है इन्फिनिटी, जबकि सीरीज के अंदर लेफ्ट साइड 0 राइट साइड इन्फिनिटी। मीडियम जो रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर मेथड, व्हीटस्टोन व्हीटस्टोन सब्स्टिट्यूशन मेथड, सीरीज ओम मीटर। हाई रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए लॉस ऑफ चार्ज मेथड, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन, मेगर के द्वारा। ओके, ये पूरा डाटा नोट कर लेना। लो रेजिस्टेंस जो रहते हैं 1 ओम या 1 ओम से कम, वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर मेथड के द्वारा, या केल्विन ड्यूल ब्रिज, और या पैरेलल ओम मीटर। मीडियम जो रेजिस्टेंस रहेंगे 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम, वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज, सब्स्टिट्यूशन, सीरीज प्रकार के ओम मीटर के द्वारा। हाई रेजिस्टेंस 100 किलो ओम से ज्यादा, लॉस ऑफ चार्ज मेथड या डायरेक्ट डिफ्लेक्शन या मेगर के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। और इसमें जो सबसे ज्यादा एक्यूरेटली मान को जो नोट करता है वो है अपने पास ब्रिज मेथड। केल्विन ड्यूल ब्रिज है ये पूरा नाम इसका, अभी ब्रिज लिखा हुआ है तो खाली बेटर है।
बी ऑप्शन। 56 नंबर क्वेश्चन, 2 वोल्ट मीटर की एक ही प्राप्ति 0 से 400 वोल्ट है। आंतरिक प्रति इम्पीडेंस या प्रतिबाधा 30,000 ओम और 20,000 ओम है। यदि वे सीरीज में जुड़ा है तो उनमें से 600 वोल्ट अप्लाई किया गया तो रीडिंग क्या होगी? 2 वोल्ट मीटर को एक ही शराब्दी 0 से 400 वोल्टेज, आंतरिक इम्पीडेंस 300 30,000 20,000 ओम है। यदि वे सीरीज में जुड़े हैं तो 600 वोल्ट अप्लाई करने पर उनकी रीडिंग क्या होगी? सीरीज के अंदर है तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहती है? जुड़ जाएगी। धारा ज्ञात करने के लिए तो 20 30 और 20 हो जाएंगे 50,000 और करंट अपने पास वोल्टेज है 600। धारा ज्ञात करने के लिए अपने पास फॉर्मूला रहता है वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हो गया अपने पास 50,000, 20 से 20 डिवाइड 6 अपॉन में 500, पॉइंट लगाया 0, 0 लगाया 0, 1 पीछे बच गया अपने पास 100, 100 के आगे 0 2, यानी कि 0.012 एम्पियर्स। वोल्टेज क्या रहती है? धारा गुणा रेजिस्टेंस। तो अपने 30,000 का है उसके लिए ज्ञात करते हैं 0.012 गुणा 30,000। इसकी जीरो हटाने के लिए पॉइंट के बाद में 3 संख्या है तो 3 जीरो लगा दिया अपन। 3 जीरो से 3 जीरो डिवाइड की 12 3 36, 360 वोल्टेज। अब सेकंड जो है अपने पास उसकी 0.012 गुणा 20,000 ओम का रेजिस्टेंस है इसका। पॉइंट के बाद में संख्या है तो 3 जीरो लगा देंगे अपॉन में। तो 3 जीरो से 3 जीरो डिवाइड 12 दूना 24। सेकंड जो 20,000 ओम का जो वोल्ट मीटर है वो 12 दूना 24 240 वोल्टेज मेजरमेंट करेगा। तो रीडिंग होगी 360 वोल्ट और 240 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आपको बताता हूँ मैं इसके अंदर सीधा डायरेक्टली देखने का मेथड क्या है। आगे 30,000 और 20,000 है, 3 और 5 करेंगे इसके अंदर। 3 और 2 5 हो गए। 600 वोल्टेज है, 600 वोल्टेज अपन में 5 आ गया, 5 से डिवाइड किया 12 और ऊपर से आ गया 0। अब 0 को छोड़ेंगे यहाँ पर बढ़ती है 36, 36 और 24, 360 और 24 240 वोल्ट। वोल्टेज को ग्राइंड करेंगे। अभी पास अपने पास उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन काफी गलत है लिखे हुए हैं या टाइप है, क्या मैटर है। एक जंतर डायोड का लिए प्रयोग किया जाता है। ए जिनर डायोड इज यूज फॉर। किसके लिए यूज किए जाते हैं? जिनर डायोड का यूज किया जाता है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। सभी के सिंबल बता देता हूं आपको। जिनर डायोड का सिंबल होगा यहाँ पर जेड बनेगा। रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जाता है। पीएन जंक्शन डायोड, नॉर्मली पीएन जंक्शन डायोड की बात करें तो इसके लिए होगा, ये फॉरवर्ड बायस में यूज किया जाता है। एलईडी डायोड, एलईडी ये लाइट को उत्सर्जन करती है तो लाइट डायोड से निकलती हुई दिखाई पड़ेगी। ये भी फॉरवर्ड बायस में यूज किया जाता है। इसमें इसमें गैलियम आर्सेनाइड GaAs और गैलियम फास्फाइड। आर्सेनाइड के द्वारा लाल कलर प्राप्त होता है और फास्फाइड के द्वारा हरा कलर प्राप्त होता है अपने को। इसकी वोल्टेज रेटिंग भी बताऊंगा एलईडी की। भिन्न भिन्न लैंप होता है अपने पास। एलईडी का आ गया
वरेक्टर डायोड, वरेक्टर डायोड है तो वरेक्टर डायोड ये लो वोल्टेज पर हाई कैपेसिटेंस और हाई वोल्टेज पर लो कैपेसिटेंस देखने को मिलता है इसके अंदर। वरेक्टर डायोड भी रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जाता है। वरेक्टर डायोड के अंदर लो वोल्टेज होगी तो हाई कैपेसिटेंस और हाई वोल्टेज होगी तो लो कैपेसिटेंस देखने को मिलता है। वरेक्टर डायोड हो गया। अब बात करेंगे शॉटकी डायोड। शॉटकी डायोड जो रहता है ये भी रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जाता है। और टर्नल डायोड की बात करें, ये डायोड है शॉटकी डायोड और ये है टर्नल डायोड। टर्नल्स डायोड टनल के समान आकृति बनाएगा। टनल्स डायोड फॉरवर्ड बायस में यूज किया जाता है। जिन्ना डायोड आपको बता ही दिया। ओके, आ गया समझ में? हटा देते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना। करते हैं बैक थोड़ा इसको। अब अगर एलईडी अपने बनाई है, एलईडी के अंदर जो रेड कलर की एलईडी रहेगी, रेड कलर की होगी, ऑरेंज कलर और येलो कलर, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन कलर की अगर अपने पास एलईडी है तो रेड कलर की एलईडी फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप 1.8 वोल्ट, ऑरेंज 2.0 वोल्टेज, येलो कलर 2.1 वोल्टेज, ग्रीन कलर 2.2 वोल्टेज रहेगी और व्हाइट कलर की जो एलईडी होगी उसके लिए 3.2 वोल्टेज रहेगी, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप फॉरवर्ड वाइज में। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन के लिए एक जिन्नर डायोड इज यूज फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है जिन्नर डायोड? तो रेक्टिफिकेशन वोल्टेज रेगुलेटर के लिए। ऑप्शन नंबर ए यार, ऑप्शन नंबर ए जिन्नर डायोड। क्वेश्चन नंबर 58, ये जो अपने पास डायोड रहते हैं आई एन, इसके अंदर सिस्टम क्या रहता है? 1N 4007 प्रकार के डायोड आते हैं। इनके अंदर ये 1N जो है इसका मतलब है एक जंक्शन है। 2N होगा तो 2PN जंक्शन रहेंगे वो। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, एक आदर्श डायोड होना चाहिए। एन आइडियल डायोड शुड हैव। आदर्श डायोड क्या होता है? फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी 0। फॉरवर्ड बायस के अंदर जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 0 होगा, 0 ओम। और रिवर्स बायस में जो होगा इन्फिनिटी, इनफिनिटी ओम रेजिस्टेंस शो करेगा फॉरवर्ड बायस का, साथ विपर्य बायस में शून्य प्रतिरोध। फॉरवर्ड बायस में शून्य, विपर्य बायस में असीमित व्यापक प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर बी, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 59, एक साधारण सकाल स्क्विरल केज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होती है। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए सिंपल स्क्विरल केज मोटर इज। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए सिंपल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। स्टार्टिंग टॉर्क लो होती है अभी स्क्विरल केज मोटर की, और जो स्लिप रिंग जो मोटर होगी इसका स्टार्टिंग टॉर्क रहता है हाई। इसका रनिंग टॉर्क हाई रहता है स्क्विरल केज का, और जो स्लिप रिंग मोटर है इसका टी रनिंग जो टॉर्क रहता है वो लो रहता है। ओके, और इसकी जो ट्रांसफार्मर में जो नो लोड करंट होता है वो 2 से 5% रहता है, जबकि इंडक्शन मोटर में नो लोड करंट रहता है 40 से 50% लॉस के कारण, 40 से 50% रहता है। वो किस कारण ट्रांसफार्मर में कोई
डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वाला कोई पार्ट नहीं होता, इसलिए रोटेशन लॉस हो गई, फ्रैक्शन लॉस हो गया, ये इंडक्शन मोटर में लॉस रहते हैं। ट्रांसफार्मर में कोई रोटेशन लॉस नहीं होता, फ्रैक्शन लॉस नहीं होता, इसीलिए ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट होता है वो काफी कम होता है, जबकि इंडक्शन मोटर में 40 से 50% के मध्य रहता है। क्वेश्चन नंबर 60, पावर ट्रांसफार्मर आमतौर पर अधिकतम दक्षता का करीब काम करना। बाकी क्वेश्चन आज 60 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में टाइपिंग काफी मिस्टेक है। बाकी क्वेश्चन कल 40 क्वेश्चन बचेंगे, 40 के 40 डाल देंगे कल। ओके, आज के दिन 60 क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे। पावर ट्रांसफार्मर आमतौर पर अधिकतम दक्षता का करीब का काम करना चाहिए डिजाइन किए जाते हैं। पावर ट्रांसफार्मर आर जनरली डिजाइनड टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी अराउंड 10% ओवरलोड, पूर्ण लोड का करीब, नियरली फुल लोडेड, हाफ लोड। आपको कल परसों ही बताया था। भी जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहते हैं जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और एक रहता है पावर ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर रहते हैं वो 50% लोड के ऊपर, और पावर ट्रांसफार्मर 100% लोड के करीब होंगे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। तो ऐसा क्यों? जो पावर ट्रांसफार्मर रहते हैं जो प्रसारण केंद्रों पर, डिस्ट्रीब्यूशन में भी पावर ट्रांसफार्मर यूज लिए जाते हैं, जो प्रसारण केंद्रों पर जो यूज लिए जाते हैं उनमें लोड वेरिएशन काफी कम होता है, इसीलिए स्टेबल लोड पर चलने के कारण 100% पर एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलेगी। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो रहते हैं उनमें लोड वेरिएशन, जो वितरण के अंतर्गत यूज में लिए जाते हैं उनमें लोड वेरिएशन काफी ज्यादा होता है। को तो डोमेस्टिक जो लोड रहते हैं उनका कोई कंफर्म नहीं होता, अभी किस टाइम लोड बढ़ेगा किस टाइम कम होगा। लोड अचानक कुदरती बढ़ गया, सामान्य से ज्यादा हो गया 100% से, तो जो लॉस रहते हैं कॉपर लॉस, वो लोड के वर्क के समानुपाती रहते हैं। कॉपर लॉस जो रहते हैं लोड के वर्क के समानुपाती होते हैं, आई स्क्वायर आर रहता है। डबल हो गया तो उसके वर्क के समानुपाती कॉपर लॉस बढ़ेगा, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या वितरक जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो 50% लोड पर रखे जाते हैं। 50% लोड पर रखे जाते हैं, 50% लोड पर रखे जाते हैं। और इन दोनों में मेन कंडीशन ये है भी आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस इक्वल होंगे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। कैसे देखते हैं अपने, इसके मैक्सिमम एफिशिएंसी का रीजन रहता है कि केवीए मैक्स इज इक्वल टू केवीए गुणा अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन में कॉपर लॉस की बात करते हैं तो आयरन अपॉन में आयरन 100 मान लेते हैं, कॉपर 100 होगा तो इकाई, एक का अंडर रूट एक, तो गुणा 100% केवीए होगा। कॉपर लॉस जितना ही ज्यादा, अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन में कॉपर लॉस की वैल्यू की बात करें अपने, तो वो मिनिमम होता जाएगा। केवी रेटिंग जो है ट्रांसफार्मर की, केवी जो मैक्स की बात करते हैं वो मिनिमम होती जाएगी। तो कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस अगर की बात करें, दोनों इक्वल होंगे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी देखने को मिलेगी केवीए की। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 50% लोड, पावर ट्रांसफार्मर 100% लोड के ऊपर, और केवी मैक्स ज्ञात करने के लिए अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन में कॉपर लॉस की बात करें, अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन में कॉपर लॉस निकालेंगे, गुणा केवी से गुणा करेंगे तो केवीए मैक्स मिल जाएगा। या अपने गुणा 100 से करें तो परसेंटेज मैक्सिमम, इतने परसेंट लोड के ऊपर ट्रांसफार्मर रखेंगे तो आउटपुट मैक्सिमम मिलेगा देखने को। ओके, तो दोस्तों अभी इसका क्वेश्चन हो जाएगा पावर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर सी। पूर्ण लोड के करीब जो होगा नियर बाई फुली लोडेड तो मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिलेगा। आज के दिन में 100 क्वेश्चन करते हैं। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग काफी मिस्टेक रही है इसके अंदर, इसको सही करते हैं, कल के दिन में 40 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे अपने। ओके, आज की तरह 35 करके, आज 35 करने थे, कल के दिन में 30 करते हैं, लेकिन आज 25 क्वेश्चन करके कल 40 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन पेपर सुलटा देंगे। बाकी जो प्रीवियस, जो पिछले 3 4 5 6 लेक्चर के अंदर वीडियो वीडियो के अंदर आपको जो क्वेश्चन पेपर करवाए मैंने इसरो के, एसटीएससी और
स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के। क्या फ्री क्वेश्चन ज़्यादा मैच कर रहे हैं तो फास्ट तरीके से करेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।